हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाठशाला बाय केपी। सो ऑली बोर्ड का वीकली मॉक टेस्ट लाइव हो चुका है और ये कल तक लाइव रहेगा, तो आप लोग जाके ज़रूर अटेम्प्ट करें। इस मॉक टेस्ट का मैं मैथ्स का सॉल्यूशन लेके आया हूँ, सारे क्वेश्चन का बेस्ट सॉल्यूशन है, तो अंत तक ज़रूर देखें। और आप लोगों को इस मॉक टेस्ट को ज़रूर अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है ऑली बोर्ड एक स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म है और इनके मॉक का लेवल भी बहुत अच्छा होता है, तो जाके ज़रूर अटेम्प्ट करें। और अब तो खास करके अटेम्प्ट करना ही चाहिए, क्योंकि सीजीएल का नोटिफिकेशन भी आ चुका है और इसमें 17,000 प्लस वैकेंसी है। तो अब आप लोग इस मॉक टेस्ट को इग्नोर नहीं कर सकते, ज़रूर जाके अटेम्प्ट करें अपने प्रिपरेशन को चेक करने के लिए। और एक ख़ास टिप्स है CHSL वालों के लिए, जिनका भी एग्ज़ाम 1, 2 और 3 को है, वो इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट ना करें। अभी जो आप लोगों ने पढ़ लिया है उसे बार बार रिवाइज़ करें, काफ़ी है, और इस मॉक टेस्ट को स्किप करें। चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पे। इस मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, ए डिजॉनेस्ट शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल हिज गुड एट कॉस्ट प्राइस, ठीक है, एंड ऑल्सो ही यूजेज फॉल्टी वेट विच आर सम अमाउंट फॉर ए केजी वेट एंड गेन्स 56.25%। व्हाट डज ही यूज़ फॉर ए केजी वेट। ठीक है, देखो एक बेईमान दुकानदार है जो क्लेम करता है कि वो अपना गुड्स जो है वो कॉस्ट प्राइस पे बेचता है, लेकिन क्या करता है वो फॉल्टी वेट का यूज़ करता है। फॉल्टी वेट का यूज़ करके फिर क्या होता है, ओवरऑल गेन कितना होता है उसको 56.25% का ओवरऑल गेन हो जाता है उसको। अब देखो 56.25 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, अब हमें क्या पता है 1/16 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, 6.25% होता है। ठीक है, तो इधर लिख देता हूँ मैं, 1/16 का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 6.25%। ये कितना गुना है इसका, 9 गुना है। देख लो, 9 × 5 = 45, 9 × 2 = 18, 4 = 22, बचेगा 2, 9 × 6 = 54, 2 = 56, तो ये कितना हो जाएगा 9/16 हो जाएगा। 56.25% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगा 9/16, यानी कि वो इसको 16 पे 9 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट था 16 का, तो वो बेचा कितने में, 25 में बेचा। अब देखो वो बेचा कितना बेचा होगा, कितना बोल के बेचा होगा, वो बोल के बेचा होगा कि हम 1000 ग्राम बेचते हैं। 1 केजी का बात हो रहा है, 1 केजी का बात हो रहा है, तो वो बोल के कितना बेचेगा कि हम 1000 केजी बेच रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो बेच कितना रहा है, इतना का ही बेच रहा है, तो ये कितना गुना है, 40 गुना है। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 गुना हो जाएगा, यानी कि 6 चौके 16 चौके 6400 ग्राम बेचेगा, लेकिन पैसा कितना का लेगा वो 1000 ग्राम का पैसा लेता है। ठीक है, 6400 ग्राम बेचता है, लेकिन पैसा लेता है कितने का, 1000 ग्राम का। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर from 2 points C and D at a distance of 6 meter and 96 meter respectively from the base and the same straight line with it are 65 degree and 25 degree. Find the height of tower. एक टावर है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन एक स्ट्रेट लाइन में, एक पॉइंट यहाँ पे है C और एक पॉइंट यहाँ पे है D। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है C और D। ये कितने डिस्टेंस पे है फुट से, ये एक है 6 मीटर पे और दूसरा है कितना 96 मीटर पे। ठीक है, कितने पे है, 96 मीटर पे है। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है कि टावर का हाइट पूछ रहा है, ये टावर का हाइट पूछ रहा है। ठीक है हमसे, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, सी पे दिया हुआ है 65 डिग्री, सी पे दिया हुआ है 65 डिग्री और डी पे दिया हुआ है 25 डिग्री। ठीक है, डी पे 25 डिग्री। अब देखो, अब हमसे पूछा क्या गया, हाइट ऑफ टावर, तो एच निकालने के लिए डायरेक्ट क्या करेंगे हम लोग, रूट अंडर, ये देखो दोनों कम्प्लीमेंट्री है, दोनों को जोड़ के 90 डिग्री हो रहा है, तो हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इंटू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कर देंगे, रूट अंडर 6 इंटू 96 हो जाएगा, रूट अंडर 6 इंटू 96। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 × 6 इंटू 16 में इसको तोड़ देते हैं, 6 बाहर आ जाएगा और इससे 4, यानी कि 6 चौके 24 मीटर हो जाएगा। हाइट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 मीटर। ठीक है, अब जिसको पता नहीं है ये डायरेक्ट कैसे आया तो मैं बताता हूँ। ठीक है, ये भी बता देता हूँ मैं कि कैसे आया है।
इसका तो डायरेक्ट शॉर्टकट है कि आप लोग अगर देखेंगे कम्प्लीमेंट्री है तो इन दोनों का प्रोडक्ट का रूट अंडर ले लेंगे तो डायरेक्ट हाइट निकल जाएगा। लेकिन ये आया कैसे है वो भी बता देता हूँ मैं। अब देखो इस ट्रायंगल में आते हैं, इस ट्रायंगल में जिस यहाँ पे 65 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, इस ट्रायंगल में आते हैं। 1065 कितना हो जाएगा, 1065 डिग्री हो जाएगा h/6। और इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल में आते हैं तो 1025 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1025 डिग्री हो जाएगा h/96। अब देखो 1090 डिग्री, 1090 डिग्री यानी सॉरी 1090 अभी हम नहीं लिखते हैं, लिखते हैं 1065 डिग्री प्लस 25 डिग्री। इसको क्या, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 1065 डिग्री प्लस 1025 डिग्री बाय 1 माइनस 1065 इंटू 1025 डिग्री। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1090 हो जाएगा। 1090 का वैल्यू क्या होता है, 1/0 होता है। ठीक है, तो ऊपर 1065 कितना दिया हुआ है, h/6 और 1025 कितना है, h/96 है। ठीक है, h/96 है 1 माइनस h/6 इंटू h/96। ये ऊपर 0 मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर पूरा तो कैंसिल होकर 0 ही हो जाएगा। बचेगा क्या, ये नीचे क्या बचेगा, ये नीचे वाले को मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ऊपर क्या बचेगा, 1 माइनस ये वाला इससे इंटू हो जाएगा और ये वाला इससे हो जाएगा। ये 0 से इंटू होगा तो ऊपर वाला तो 0 ही हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस h/6 इंटू 96 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। उसको इधर ले जाएंगे तो h² बराबर कितना हो जाएगा, 6 इंटू 96। तो h क्या हो जाएगा, √6 इंटू 96, जिससे यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा, 24। चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 12, 15, 20, 24 एंड 36 बोल दिया मैंने, 30 लीव्स रिमाइंडर 4, 8, 11, 16, 20 एंड 26 रिस्पेक्टिवली। अब देखो अगर हम लोग इसका बेसिक मेथड से करें तो बहुत टाइम लग जाएगा। पहले इसका एलसीएम निकालो, फिर 6 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर से उसको डिवाइड करो, फिर जो आएगा उसको माइनस करके फिर जो इसमें रिमाइंडर सारे में जो रिमाइंडर बच रहा है उसको माइनस करो। तो इससे बेस्ट मेथड क्या है, हमें क्या पता है, 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या पता है, लास्ट का 3 डिजिट क्या होना चाहिए, 8 से डिविजिबल होना चाहिए। कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल कब होता है, जब उसका लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि इसका लास्ट का 3 डिजिट में रिमाइंडर क्या बच रहा है। देखो रिमाइंडर क्या बच रहा है इसमें, 8 1 जा 8 बचेगा, यहाँ 2 1 बचेगा, 16 8 2 जा 16, 8 3 24 बचेगा रिमाइंडर, इसमें 1 बच रहा है। इसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है, 16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और इसमें रिमाइंडर बच रहा है 7। इसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है, 8 एकम 8, 8 एकम 8 बचेगा 7, 8 9 72, 72 से फिर बचेगा इसमें 4 रिमाइंडर बच रहा है। रिमाइंडर कितना बच रहा है बतना, अब देखो हर एक केस में कितना इसमें रिमाइंडर का डिफरेंस कितना हो रहा है, इस नंबर और इसमें हर एक केस में देखो 4 का डिफरेंस हो रहा है। 12 में से 8 गया 4, 8 में से 4 गया 4 और 15 में से 11 गया 4, हर केस में तो 4 ही आना चाहिए। रिमाइंडर कितना आना चाहिए इसका डिवाइड करने पे, 8 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, क्योंकि ये 4 जो है लास्ट में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। अब ये तो 12 8 96 होता है, ये तो कम्प्लीटली 8 से डिविजिबल है, तो ऑप्शन नंबर यही आंसर होगा, क्योंकि यही एक ऑप्शन है जिसमें रिमाइंडर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, चलो उतना नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन से कर लेंगे इस सवाल को। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3:1 if a boat covered 288 km along with the current in 12 hours, then find the speed of a boat upstream। अब देखो दिया क्या गया है, स्पीड ऑफ बोट दिया गया है और इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया गया है। और बोट जो है, बोट 288 किलोमीटर अलॉन्ग दी करेंट मतलब ट्रैवल करता है कितने घंटा में, 12 घंटा में ट्रैवल करता है। अलॉन्ग दी करेंट मतलब डाउन स्ट्रीम जाता है। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, डाउन स्ट्रीम में होता है स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी कि ये मान लेते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम का स्पीड, सॉरी बोट का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड 3:1 है, यानी कि मान लेते हैं 3x और x है। ठीक है,
तो टोटल डाउन स्ट्रीम में कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ठीक है। यानी कि और टाइम का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, डिस्टेंस 288/4x बराबर डाउन स्ट्रीम है ये, तो 288/4x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12, 12 से ये कैंसिल हो जाएगा, 12 दूना 24, 12 चौके 48 और 4 से 6 बार में, तो x का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ से 6 आ गया। यानी कि बोट का स्पीड कितना आ गया, बोट का स्पीड आ गया 6 या 18 और स्ट्रीम का स्पीड कितना आ गया, 6 आ गया। हमसे पूछा गया क्या है, इफ फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में इसका स्पीड क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में इसका स्पीड क्या हो जाएगा, 18 स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी कि 18 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस का लेंथ कितना है, 24 सेंटीमीटर है। बोला व्हाट इज़ द पॉसिबल मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में मैक्सिमम पॉसिबल एरिया पूछ दे तो वो किसका बात कर रहा है, वो आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल का बात कर रहा है, आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल का बात करेगा, ठीक है। तो आइसोस्केलस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, आइसोस्केलस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर बाय 4 करते हैं, ठीक है। तो यही हो जाएगा इसका मैक्सिमम एरिया। हाइपोटेनस कितना है, 24 गुने 24 बटे 4, 4 छक्के 24 छक्के 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका मैक्सिमम एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे थे। नेक्स्ट सवाल है, इफ पी इज़ द थर्ड प्रोपोर्शन टू 3 and 9 एंड देन व्हाट इज़ द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 6p and 4। इसका थर्ड प्रोपोर्शन है, यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन इस तरह से दिया हुआ है, तो p यहाँ से कितना निकल जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो 3p इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9×81, p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 81/3 यानी कि 27। यहाँ से p आ गया 27, यानी कि 6 27 4 और यहाँ पे इसका फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है, तो फोर्थ प्रोपोर्शन मान लेते हैं x है, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 27 × 4 इक्वल टू 6x बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 27 × 4 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 27/4, 27 × 4/6, 2 दूना 4, 2 तिया और 3 से 3 नमा 18, 3 नमा 27, तो 9 दूना 18 हो जाएगा x का वैल्यू। फोर्थ प्रोपोर्शन कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे तो नेक्स्ट सवाल है, ए मैन गिव्स ₹6,000 टू ए फ्रेंड एट ए रेट ऑफ 12% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर एंड टेक्स ₹8,000 फ्रॉम ए फ्रेंड एट ए रेट ऑफ 5% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर, फाइंड हिज गेन और लॉस। एक आदमी है जो 6,000 रुपया अपना दोस्त को देता है 12% के सिंपल इंटरेस्ट से 4 साल के लिए। तो इसका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका इंटरेस्ट हो जाएगा सिंपली 12 चौके 48, इतना हो जाएगा इंटरेस्ट, यानी कि 60 × 48, 8 छक्के 48, 6 चौके 24, 4 28, यानी कि 2,880 हो जाएगा फर्स्ट केस से इसका इंटरेस्ट, ठीक है। ये तो दिया है दूसरे को, तो इसको जब पे करेगा तो इतना ज़्यादा पे करेगा, ठीक है। अब फिर दूसरे केस में क्या करता है, ये एक अपने दूसरे फ्रेंड से इतना रुपया उधार ले लेता है, ठीक है, 5% कंपाउंड इंटरेस्ट से। 5% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, 1/20 होता है। तो इसमें सक्सेसिव लगाएंगे 3 ईयर का, तो 5% का कितना होता है फ्रैक्शनल वैल्यू, 1/20 होता है। तो इसका सक्सेसिव लगाएंगे तो 20 से 21 हो जाएगा, 3 साल के लिए 20 से 21 हो जाएगा, यानी कि 8,000 और इधर हो जाएगा 21 का क्यूब होता है 9261, ठीक है, यानी कि 8,000 है। देखो इसका प्रिंसिपल कितना 8,000 है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 9,261 ही हो जाएगा, ठीक है, 3 साल बाद। यानी कि इसमें इंटरेस्ट कितना मिला इसको, 9261 माइनस 8,000 करेंगे तो 1, 6, 2 और 1, यानी कि इतना इंटरेस्ट उसको अपने दूसरे फ्रेंड से जो 8,000 उधार लिया था उसको पे करना पड़ेगा 3 साल बाद। तो इसको फ़ायदा कितना का हुआ, फर्स्ट केस में इतना फ़ायदा हुआ है इसको, और दूसरे केस में इतना उसको देना है, तो उसको फ़ायदा ओवरऑल फ़ायदा कितना हो जाएगा 2,880 माइनस 1,261 कर देंगे, ठीक है। तो ये 19, 8 में से 2 गया
6 1 1219 का, सॉरी 8 में से 2 गया 6 होगा यहाँ पे, 1619 का इसको फ़ायदा होगा ओवरऑल। ठीक है, एक केस में पैसा दे रहा है और एक केस में पैसा ले रहा है। इस केस में पैसा लिया है तो इतना इंटरेस्ट के साथ वो देगा, और दूसरे केस में जो पैसा वो दिया है उसको जिसको दिया है वो उसको इतना रुपया के साथ लौटाएगा, तो ओवरऑल इसको इतना का फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है M इज़ द सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड कोड RQ ऑफ ए सर्कल एक्सटेंडेड टू पॉइंट P। एक सर्कल है, M इसका सेंटर है और एक RQ एक कोड है। ठीक है, RQ एक कोड है जो एक्सटेंड किया है पॉइंट P तक एक्सटेंड किया, और PN इज ए टेंजेंट, PN एक टेंजेंट है। ठीक है, PN एक टेंजेंट है टू द सर्किल इफ़ एंगल QNR का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसको अगर हम लोग ज्वाइन कर ले, QNR का वैल्यू कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है, और PQ इक्वल टू 27 दिया हुआ है, और MR इक्वल टू यानी कि ये लेंथ कितना दिया हुआ है, ये वाला MR इक्वल टू कितना दिया हुआ है 21 दिया हुआ है, तो ये भी 21 हो जाएगा, दोनों रेडियस हो जाएगा, यानी कि 42 हो जाएगा ये। अब देखो ये डायमीटर से सर्कल पे बन रहा है यहाँ पे एंगल, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। हमसे पूछा क्या गया है, PN का लेंथ पूछा गया है, ये PN का लेंथ है, तो हमें टेंजेंट और सेकेंड का फॉर्मूला पता है। टेंजेंट और जैसे PN स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, PN स्क्वायर हो जाएगा PQ इंटू PR। ठीक है, PQ इंटू PR, यहाँ से हम लोग PN आसानी से निकाल सकते हैं। तो PN निकालने के लिए हम लोगों को ये लेंथ पता होना चाहिए। अब हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में आते हैं। ये 90 है, ये 30 है, 90 के सामने ये वाला साइड कितना है 21 दूना 42 है, तो 30 60 और 90 के सामने क्या होता है 1√3 और 2, तो 1√3 और 2 होता है, तो 90 के सामने जो होता है वो 2 यूनिट होता है, यानी कि 2 यूनिट बराबर कितना है 2 यूनिट बराबर है 42, 2 यूनिट बराबर है 42, तो 30 हमको ये लेंथ चाहिए, तो 30 डिग्री के सामने ये RQ है, इसका 1 यूनिट हो जाएगा, तो 1 यूनिट का 2 यूनिट के बराबर 21 है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम लोग आसानी से निकाल लेंगे PN का लेंथ। PQ कितना दिया हुआ है 27 दिया हुआ है, इंटू PR कितना दिया हुआ है यहाँ से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरा। ठीक है, इसका रूट अंडर ले लेंगे PN निकालने के लिए। 27 इंटू PR कितना हो जाएगा 27 + 21 48 हो जाएगा। अब इसका रूट अंडर ले लेते हैं PN निकालने के लिए इसका रूट अंडर ले लेंगे। ठीक है, इसको देखो क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 3 लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं 3 इंटू 16, तो 9 से 3 बाहर आ जाएगा और इससे 3 बाहर आ जाएगा, इंटू इससे 4 बाहर आ जाएगा, 4 × 12 या 36 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 36। PN का लेंथ कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, इतना इसका वैल्यू पूछ रहा है। देखो यहाँ 1 + 2x दिया हुआ है, यहाँ पे यहाँ पे दिया है 1 - 2x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - 4x का स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई फिर इसको करेंगे 1 - 4x 1 + 4x, इसी तरह से करते जाएंगे तो लास्ट में क्या बचेगा 1 - 256x⁸ इंटू 1 + 256x⁸। ठीक है, तो अब लास्ट में क्या होगा फिर 1 का स्क्वायर माइनस 256x⁸ का स्क्वायर, यानी कि 256 का स्क्वायर करेंगे, 256 का स्क्वायर करेंगे तो ये इतना ही आ जाएगा। ठीक है, और 8 दूना 16 x⁻16 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव्स रिमाइंडर 4। एक नंबर को 7 से जब डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर कितना बचता है। एक नंबर n है जिसको 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है इसका 4 बचता है। ठीक है, इफ़ द स्क्वायर ऑफ नंबर इज डिवाइडेड बाय 7 व्हाट इज़ द रिमाइंडर, तो इस नंबर का स्क्वायर करेंगे n का स्क्वायर करेंगे तो उसका रिमाइंडर फिर, और n का स्क्वायर करके जब 7 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर पूछ रहा है, तो हम इस n को नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे कि इसका जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर जो है 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचा उसी को स्क्वायर कर देंगे, 16/7 कर देंगे, जितना रिमाइंडर आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें रिमाइंडर 16 को भाग देंगे 7 से तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा 16, 7 दूना 14, तो बचेगा कितना इसमें रिमाइंडर, इस केस में 2 बचेगा, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर D।
नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है द एवरेज ऑफ ऑल नंबर फ्रॉम 113 टू 959 विच इज़ मल्टीपल ऑफ 7 एंड 9। देखो बोल रहा है वो सारे नंबर का एवरेज निकालो जो इनके बीच है, और वो दोनों क्या, वो नंबर क्या है 9 और 6 का मल्टीपल है। तो ऐसा पहला नंबर कौन सा होगा, 9 और 6 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 9 इंटू 6 मतलब 63 का मल्टीपल होना चाहिए सारा नंबर इनके बीच में, और उन्हीं का एवरेज निकालने बोल रहा है। तो पहला नंबर क्या होगा इस केस में, पहला नंबर हो जाएगा 63 दूना 126 हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट नंबर क्या होगा, लास्ट नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, 63 को 959 से डिवाइड करते हैं तो ठीक है, और इसको 5 से 5 दिया 15, 6 5 30 1 31 यानी कि 14। तो ये 14 माइनस कर देंगे इसमें, तो वही लास्ट नंबर होगा जो 63 से डिविजिबल होगा, ठीक है। वो 959 में 14 का माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और 4 में से 1 गया, 5 में से 1 गया 4, यानी कि 945 जो होगा वो लास्ट नंबर जो है इससे डिविजिबल होगा, ठीक है। 945। तो इनके बीच जो है पहला नंबर है वो पहला नंबर जो डिविजिबल होगा 63 से 126 होगा, और लास्ट नंबर जो होगा वो क्या होगा 945 होगा। तो अब एवरेज निकालने का तरीका क्या है, देखो इनके बीच तो डिफरेंस सेम रहेगा। पहला नंबर होगा 126, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 126 प्लस 63 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से डिफरेंस तो हर केस में 63 ही होगा। जब डिफरेंस सेम रहता है तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, जो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर बाय 2 कर देते हैं। तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर कितना, इन दोनों का फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे 2 कर देते हैं, ठीक है। यानी कि एवरेज क्या हो जाएगा 126 प्लस 945 बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। 6 5 11 बचेगा 1, 4 2 6 1 7 और 9 1 10 बटे 2, 2 पंचे 10, 2 तिया 2 पंचे 535.5 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। देखो जैसे अब मान लेते हैं 5 नंबर मान लेते हैं, ठीक है। 4 8 12 16 20 हमें बोलेगा इसका एवरेज निकालो। एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको जोड़ के 5 नंबर है तो 5 से डिवाइड करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे देख क्या रहे हैं, डिफरेंस सेम है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है। तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ के हाफ कर दो तो एवरेज आ जाएगा। फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर, ऐसे भी इसका एवरेज कितना आ जाएगा, जब डिफरेंस सेम रहता है तो मिडिल नंबर ही एवरेज हो जाएगा इसका, ठीक है। तो 12 हो जाएगा इसका एवरेज। और हम एवरेज निकाल के भी देख लेते हैं, पहला नंबर और लास्ट नंबर का सम, पहला नंबर और लास्ट नंबर का सम को हाफ कर देंगे तो इसका एवरेज निकल जाएगा। 24 बटे 2 करेंगे तो 12, और फिर इस नंबर को सेकेंड नंबर को और सेकेंड लास्ट नंबर को भी जब जोड़ के हाफ करेंगे तो वही आ जाएगा 16 प्लस 8 24 बटे 2 करेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में भी क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करके हाफ कर देंगे तो इसका एवरेज आ जाएगा, ठीक है। इतना आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है द वैल्यू ऑफ इतना, ये एक सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, इसका आंसर ये होगा, आप लोग सॉल्व करके देख लेना, बहुत ईजी है। नेक्स्ट सवाल, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इतना एंड द हाइट ऑफ सिलेंडर इज इतना देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया हुआ इतना, यानी कि सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी कि 22/7 आर स्क्वायर इंटू एच कितना दिया हुआ है 32 दिया हुआ है, ठीक है। ये इतना वॉल्यूम दिया, यहाँ से आर निकल जाएगा मेरा, तो 22 से ये कट रहा है, 22 पंचे 0, 22 चौके 88, ये 8 चौके 32, 8 छके 48 और 8 तिया 24, यानी कि आर स्क्वायर इक्वल टू कितना निकल जाएगा 63 गुना 7 बटे 4। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा √63 को क्या लिख सकते हैं 9 गुना 7 लिख सकते हैं, 7/4। तो यानी कि 9 से क्या आ जाएगा 3 बाहर आ जाएगा, और 7 × 7 से 7 बाहर आ जाएगा, और 2 से कितना बाहर आ जाएगा 4 से कितना बाहर आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यानी कि रिमाइंडर कितना हो गया 21/2 हो गया। अब टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस आर होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला, ठीक है। 2 × 22/7
आर का वैल्यू कितना निकला 21/2 गुना एच प्लस आर, एच प्लस आर यानी एच कितना दिया हुआ है, एच दिया हुआ है 32 प्लस आर को क्या लिख सकते हैं हम लोग 10.5 लिख सकते हैं, 10.5 ठीक है। 7 दिया 21, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 22 दिया 66 हो जाएगा बाहर, गुने 42.5 हो जाएगा ठीक है। अब देखो इससे 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, तो 33 गुना क्या हो जाएगा, इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 82 दूना 84 1 85, 5 दिया 15, 5 यूनिट डिजिट होना चाहिए, एक ही ऑप्शन में 5 यूनिट डिजिट है तो ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट वाला है इन ए शॉप द प्राइस ऑफ टीवी इज ₹95,000, द कस्टमर गेट अ कैश डिस्काउंट ऑफ ₹5,000 एंड गेट अ स्क्रैच कार्ड प्रोमिसिंग अ परसेंटेज डिस्काउंट ऑफ 14.5% to 20%. Determine the difference between the least and maximum selling price of the TV. तो एक दुकान में जो है टीवी का प्राइस कितना इतना है और उसको कैश डिस्काउंट मिलता है 5,000 का, तो यानी कि 90,000 में कस्टमर को मिलना चाहिए। लेकिन फिर क्या होता है, उसको एक स्क्रैच कार्ड प्रॉमिस किया जाता है जिसमें उसको डिस्काउंट मिल सकता है 14.5% से लेके 20% तक का ठीक है। तो लिस्ट उसका जो सेलिंग प्राइस है लिस्ट और मैक्सिमम सेलिंग प्राइस है उसका डिफरेंस पूछ रहा है ठीक है। तो देखो लिस्ट कब होगा, लिस्ट डिस्काउंट कब होगा जब 14.5% का डिस्काउंट होगा और मैक्सिमम डिस्काउंट कब होगा जब 20% का डिस्काउंट होगा। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 5.5%, यही हो जाएगा उसके सेलिंग प्राइस का अंतर हो जाएगा ठीक है। तो 90,000 का 5.5% निकाल देंगे तो यही हो जाएगा उसका लिस्ट और मैक्सिमम सेलिंग प्राइस का डिफरेंस ठीक है। ये परसेंट था तो इसको 1/100 कर लिया यानी कि फिर 5.5/100 हो जाएगा। एक पॉइंट यहाँ से हटा लेते हैं, 3 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से और 90 × 45 आ जाएगा ठीक है। 9 × 5 = 45 बचेगा 4, 9 × 5 = 45 4 49 ठीक है। 4,950 हो जाएगा, इस 4,950 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट वाला है tan² a × cos a -1/1 + cos a ठीक है। अब देखो tan² a को क्या लिख सकते हैं हम लोग sin² a cos² a लिख सकते हैं ठीक है। और cos a को क्या लिख सकते हैं, cos a को क्या लिख सकते हैं 1/sin a लिख सकते हैं -1 ठीक है बटे 1 + cos a ठीक है। sin² इसको अगर करें तो sin² a × 1 - sin a ठीक है, नीचे cos² a आ जाएगा इंटू 1 + cos a इंटू sin a आ जाएगा ठीक है। sin a से ये कैंसिल हो जाएगा और अब देखो इसको हम रेशनलाइज कर देते हैं ठीक है। रेशनलाइज करेंगे ऊपर नीचे 1 + साइन से हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं। कॉस कटाना है कहे कि हम क्योंकि यहाँ पर कहीं पे हमको cos² नहीं दिख रहा है, हमको कॉस कटाना है। तो कॉस कैसे आएगा 1 - sin² a = cos² a हो जाएगा, वहाँ से कटेगा तो हम ऊपर नीचे 1 + sin a से मल्टीप्लाई कर देते हैं ठीक है। ऊपर नीचे 1 + sin a मल्टीप्लाई कर देते हैं तो sin a इंटू 1 ये 1 + sin a इंटू 1 - sin a कितना हो जाएगा 1 - sin² a यानी कि cos² a हो जाएगा ऊपर और नीचे भी क्या हो जाए cos² a है और 1 + cos a इंटू 1 + sin a है ठीक है। तो cos² यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा sin a / 1 + cos a इंटू 1 + sin a ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है उत्कर्ष स्पेंड 20% ऑफ हिज सैलरी ऑन हाउस रेंट, 15% ऑन मिसलेनियस, X% ऑन क्लोथिंग एंड रिमेनिंग 7,000 ही सेव्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ X इफ सैलरी ऑफ उत्कर्ष इज 28,000। देखो उत्कर्ष सेव कितना करता है 7,000 सेव करता है, यानी कि कितना % सेव करता है 7,000 बटे 28% का निकालें 28,000 का निकालेंगे 7%, 7,000 कितना है तो 7 चौके होता है 28 यानी कि 1/4, 1/4 का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है 25%, यानी कि वो सेव कितना करता है 25% सेव करता है। अपने सैलरी का 20%
हाउस पे खर्च करता है 15% मिसलेनियस पे और 25% सेव करता है। तो टोटल कितना हो गया उसका, टोटल कितना यहाँ इधर हो गया 5 5 10 2 2 4 1 5 1 6 60% इन सबको मिला के हो गया। तो वो बाकी जो x% है वो क्लोथिंग पे खर्च करता है। तो क्लोथिंग पे कितना खर्च करता होगा 100 - 60%, 100% - 60% यानी कि 40% वो क्लॉथ पे खर्च करता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है सेक 56 से a माइनस कॉसेक 24 माइनस a माइनस कॉसेक 34 माइनस a प्लस साइन 66 प्लस a और इतना दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो ये इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक, सॉरी इसको क्या लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 56 माइनस a लिख सकते हैं और इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 34 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 34 माइनस यानी कि कॉसेक 34 माइनस a यानी कि ये इससे कट जाएगा और ये से सिमिलरली अगर हम लोग इसको साइन 90 कॉस साइन 90 माइनस 24 माइनस a करेंगे तो कितना आ जाएगा साइन 66 प्लस a आ जाएगा, जिससे यहाँ माइनस में है यहाँ प्लस में है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 10 अल्फ़ा इंटू 10 थीटा इक्वल टू कब 1 होता है, कब होता है जब थीटा प्लस अल्फ़ा कितना होता है 90 डिग्री। तो ये ऊपर में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 29 प्लस 61 कितना हो जाएगा 90, अल्फ़ा प्लस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तो 10 29 इंटू 10 61 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये साइन से 60 का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है तो 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इधर सारा कट ही गया 0 + 2 हो जाएगा तो यानी कि 2 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल पे थे। नेक्स्ट सवाल है इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी इक्वल टू x + 2 एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी इक्वल टू इतना दिया हुआ है, ए सी इक्वल टू इतना दिया हुआ है, बी सी इक्वल टू इतना दिया हुआ है और पेरीमीटर दिया हुआ है इन सब का 30 सेंटीमीटर। देन अरेंज द एंगल ऑफ ट्रायंगल फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है, देखो पेरीमीटर दिया हुआ है यानी कि इन सब का सम निकाल देंगे। सम कितना हो जाएगा x + 2x 3x 3 3 6x और ये कितना हो जाएगा 2 - 3 - 14 -11 -14 + 2 यानी कि -12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। ये पेरीमीटर आ गया इसका। 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 42, तो सॉरी 3x नहीं 6x होगा यहाँ पे। तो x बराबर कितना आ जाएगा 7, यानी कि ए बी का लेंथ कितना हो जाएगा 7 + 2 9 हो जाएगा और बी सी का लेंथ कितना हो जाएगा 7 या 21 - 10 यानी 21 - 11 यानी कि 10 हो जाएगा बी सी और ए सी कितना हो जाएगा 11 7 दूना 14 - 3 11 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा एंगल कौन हो गया ये बी हो गया। सबसे इस एंगल के सामने सबसे बड़ा साइड है तो यही एंगल सबसे बड़ा होगा। कौन सा ऑप्शन में सबसे लास्ट में है बी, इसी ऑप्शन में है सबसे लास्ट में बी, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल पे थे। नेक्स्ट सवाल है √9 माइनस √8 का इन्वर्स है, फिर इस तरह से। अब देखो इन सब के बीच डिफरेंस 1 है, सब के बीच डिफरेंस 1 है। ठीक है, सब के बीच डिफरेंस 1 है, सब के बीच डिफरेंस 1 है। तो ये इसको अगर रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा ऊपर √9 + √8 हो जाएगा माइनस √8 + √7 हो जाएगा। फिर इस रेशनलाइज करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे तो कितना हो जाएगा √7 + √6 माइनस √6 + √5 हो जाएगा प्लस √5 + √4 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब देखो √9 + √8 माइनस √8 माइनस √7 + √7 + √6 माइनस √6 माइनस √5 + √5 + √4। तो √8 से √8 ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, बचेगा क्या √9 + √4 बचेगा। √9 यानी कि 3 + √2 यानी कि 2, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। नेक्स्ट सवाल पे थे। नेक्स्ट सवाल है 2 taps P and Q कैन फिल ए टब इन 45 आवर्स एंड 30 आवर रिस्पेक्टिवली। 2 टेप है P और Q जो एक टब को 45 घंटा और Q जो है 30 घंटे में भर सकता है। ठीक है, बोल रहा है बोथ आर ओपन टुगेदर आफ्टर हाउ मेनी आवर द टेप P शुड बी क्लोज्ड सो दैट द होल टब इज़ फिल्ड इन
24 आवर। बोला कि दोनों पाइप को खोला गया और टेप पी को किस समय बंद करना चाहिए कि दोनों पाइप मिल के 24 आवर में टब भर जाए। ठीक है, बोल रहा है टेप पी को कब बंद करें कि टब जो है 24 घंटा में भर जाए। ठीक है, हम टब का कैपेसिटी निकाल लेते हैं। टब का कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, मान लेते हैं 90। ठीक है, यानी कि टब का कैपेसिटी कितना हो गया, 90 हो गया। तो P का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। Q का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखो सिर्फ P को ही बंद किया है और लेकिन Q जो है वो 24 घंटा चला है, तो Q कितना भरेगा, Q 1 घंटा में 3 भरता है, तो 24 घंटा में कितना भरेगा, 24 तिया 72 भरेगा। ठीक है, 24 तिया 72। तो P कितना भरेगा, 90 माइनस 72 कर देते हैं, 18 भरेगा मात्र P। तो कितने घंटा के लिए चला होगा। अब P जो है 90 यूनिट भरा है और 90 और P 1 घंटे में 2 यूनिट भर सकता है, तो कितना घंटा चल रहा होगा, ये 18/2 कर देंगे, यानी कि 9 ही घंटा चला होगा। P जो है 9 ही घंटा चला होगा। तो P को 9 घंटा चलाने के बाद बंद कर दिया गया होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज़ ए क्यूब, वॉल्यूम दिया हुआ है क्यूब का ए स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, ए स्क्वायर क्यूबिक यूनिट दिया हुआ है। एंड द एरिया ऑफ बेस ऑफ क्यूब, बेस एरिया दिया हुआ है, बेस एरिया दिया हुआ है कितना, 100/a दिया हुआ है। हमसे पूछा क्या गया, हाइट पूछा गया है। देखो वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, बेस एरिया इंटू हाइट होता है। बेस वॉल्यूम क्या होता है, बेस का एरिया इंटू हाइट हो जाता है। ठीक है, तो हाइट हमसे पूछ रहा है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, ए स्क्वायर दिया हुआ है, बेस एरिया कितना दिया हुआ है, 100/a दिया हुआ है, यानी कि एच निकालने के लिए क्या करेंगे, a³/100 हो जाएगा h। ठीक है, और ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, a³ इंटू 10⁻²। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे था। नेक्स्ट सवाल है, ए एंड बी जॉइंटली स्टार्ट्स ए बिजनेस। ठीक है, द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 7 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। ठीक है, ए और बी जो है जॉइंटली एक बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। ए कितना इन्वेस्ट करता है, ए 7 गुना इन्वेस्ट करता है बी से, यानी कि बी अगर 1 इन्वेस्ट करता है तो ए जो है 7 गुना इन्वेस्ट करता है। बोला फाइंड द शेयर ऑफ ए इफ़ द एनुअल प्रॉफिट इज़। ठीक है, अब इतना है, सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है दोनों, तो प्रॉफिट का भी रेशियो यही हो जाएगा, यानी कि ए का प्रॉफिट हो जाएगा 7 और बी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट कितना यूनिट हुआ, 8 यूनिट। 8 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2,75,000 दिया हुआ है। हमसे किसका प्रॉफिट शेयर पूछ रहा है, ए का शेयर पूछ रहा है, यानी कि ए का शेयर 7 हो जाएगा। 7 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 2,75,000 2,75,000/8 गुना ऊपर 7 करेंगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें कितना हो जाएगा, 0 0 0 7 × 5 = 35, बचेगा 3 7 7 49 3 52, बचेगा 5 7 दूना 14 5 19। अब 8 से डिवाइड कर देते हैं इसको, 8 दूना 16, बचेगा 3, 8 चौके 32। ठीक है, 8 चौके 32 कटेगा, फिर यहाँ 5 आएगा तो 0 8 छक्के 48। देखो 2406 एक ही ऑप्शन में, 2406 एक ही ऑप्शन में, तो यही ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है x प्लस, ये तो सिंप्लीफाई करने वाला है, तो x + 3y + 3x - 2 तिया 6 हो जाएगा, -2 तिया 6 -x - y, x से x कैंसिल हो जाएगा, 3x - y हो जाएगा कितना, 2y + 3x - 6। कौन से ऑप्शन में है, 2y + 3x - 6, तो यही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलो यही था आज का मैथ का सवाल। इजी ही था सारा सवाल, 1-2 सवाल बस थोड़ा लेंदी था और लैंग्वेज बेस्ड थोड़ा फंसाने वाला था, बाकी सारा सवाल इजी ही था। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो फिर द पंडित का सॉल्यूशन आएगा। चलिए, थैंक यू।